नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट टू नो में। दोस्तों, हाल ही में पीआईबी के एक प्रेस रिलीज में डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन रेट अराउंड 8.3% तक पहुंच गया। क्रूड ऑयल के प्राइसेस $150 पर बैरल पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फॉरेन इन्वेस्टर 2026 में अब तक 2,22,000 करोड़ इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल चुके हैं। इंडियन रुपी 2026 की वर्स्ट परफॉर्म करने वाली करेंसी बन गया है एशिया की। तो क्या ये संकेत इंडिया को सिर्फ इन्फ्लेशन की ओर बढ़ा रहे हैं या किसी बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ? आइए इसे समझते हैं। भारत की थोक महंगाई दर 8.3% तक पहुंच गई है, जो कि अपने 3.5 साल के सबसे हाई है। आखिर ये डब्ल्यूपीआई होता क्या है? डब्ल्यूपीआई होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स। इसे सरल शब्दों में समझते हैं। भारत में जो सामान बड़े स्तर पर बिकते हैं, जैसे कि अनाज, पेट्रोल, डीजल, इसका थोक भाव कितना बढ़ा या घटा। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि कोई मटेरियल हमारा 100 रुपए में बिक रहा था और महंगाई दर बढ़ गई 8%, तो अब ये सामान का जो थोक भाव है वो 108 रुपए हो गया। इसका इम्पैक्ट क्या है? कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ेगी, जिसके कारण कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स है उसकी प्राइस इंक्रीज करेगी। और हाल ही में आपने ये देखा भी होगा कि अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनी जो है, उन्होंने अपने जो दूध के प्राइस है 2 रुपए पर लीटर इंक्रीज भी करे हैं। चलिए, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 2 बार बढ़ चुके हैं और टोटल इंक्रीज अराउंड 4 रुपीज पर लीटर का हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या दोस्तों, कि प्राइस हाइक होने से पहले ऑयल कंपनीज का जो टोटल लॉस था वो 1,000 करोड़ पर डे का हो रहा था। पर जब पहली बार प्राइस बढ़े 3 रुपीज के अराउंड, देन सिर्फ 20% लॉस ही उनका रिकवर हुआ। यानी अभी भी उनको जो घाटा हो रहा था वो 750 करोड़ रुपए का पर डे का हो रहा था। अगर हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी देखें तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कम से कम भी 12 से 14 रुपए पर लीटर रेट बढ़ने चाहिए थे। और अगर ऐसी ही जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी रहती है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 से अगर ऊपर रहते हैं लंबे समय तक के लिए, तो आपको निश्चित तौर पर इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? फ्यूल के प्राइस हाइक होंगे, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो मतलब सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। हमारे फल, सब्जियां, अनाज, सारी चीजें हमें महंगी होती हुई दिखेंगी और इसका सीधा इम्पैक्ट आपकी और हमारी जेब पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन रुपी की। इंडियन रुपी लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। 20 मई को इंडियन रुपी रिकॉर्ड 96.83 के स्तर पर बंद हुआ और 2026 की एशिया की वर्स्ट परफॉर्म करने वाली करेंसी बन गया। तो सवाल है दोस्तों, इससे होगा क्या? दोस्तों, जब भी इंडिया की करेंसी कमजोर होती है, यानी कि रुपी कमजोर होता है, तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ने लगता है, क्योंकि भारत जो भी इंपोर्ट करता है उसकी जो पेमेंट करनी होती है वो डॉलर में करनी होती है। और जब डॉलर महंगा होता है तो उसी सामान को परचेज करने के लिए भारत को ज्यादा रुपी देने पड़ते, यानी ओवरऑल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट आम आदमी की जेब पर पड़ता है। तो दोस्तों, बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआईएस के बारे में। 2025 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1.66 लाख करोड़ इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाली है। बट पता है शॉकिंग बात क्या है दोस्तों? 2026 में, यानी अभी 4 से 5 महीने के अंदर अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स 2.22 लाख करोड़ इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल चुके हैं। यानी कि जितना पैसा पूरे साल में नहीं निकला, उतना पैसा 4 से 5 महीनों में भारत से बाहर जा चुका है। अब ये डाटा दिखाता क्या है कि जो इन्वेस्टर हैं वो भारत की मार्केट को लेकर अभी कॉशियस है, क्योंकि जब जब फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग करते हैं तो इसका प्रभाव स्टॉक मार्केट पर ही नहीं आता, बल्कि इंडियन करेंसी के ऊपर भी पड़ने लगता है। और जब हमारी करेंसी और मार्केट दोनों प्रेशर में होती है, तब ये इकोनॉमी के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्डअप करती है। दोस्तों, अभी तक हमने कई इंपॉर्टेंट सिग्नल्स देखे। डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के बढ़ते लेवल, प्रोडक्ट की राइजिंग प्राइसेस, इंडियन रुपी का कमजोर होना और एफआईआईएस का लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना। ये सभी चीजें इन्फ्लेशन प्रेशर की तरफ इशारा करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे एक इकोनॉमिक क्राइसिस डेवलप हो सकता है? देखिए, हर इन्फ्लेशन इकोनॉमिक क्राइसिस का रूप नहीं लेता, लेकिन लगभग हर इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत इन्फ्लेशन प्रेशर से जरूर होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, पर किसी बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की क्लियर साइन दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन लंबे समय तक बनी रहती है और क्रूड ऑयल प्राइसेस $150 पर बैरल तक पहुंच जाते हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ इंडिया भी सीरियस इकोनॉमिक प्रेशर फेस कर सकता है। लेकिन फिलहाल इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ, डोमेस्टिक डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अभी भी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही हैं। अब देखना ये होगा, क्या इंडिया इस इन्फ्लेशन प्रेशर से स्ट्रॉन्ग रिकवरी करेगा
क्या आने वाले समय में स्लो डाउन और बढ़ सकता है? आपको क्या लगता है? क्या इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी या मुश्किलें और बढ़ सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, जितना हमने एनालाइज किया उसके आधार पे इतना तो साफ है कि इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ने की संभावना जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे समय में बड़ा सवाल यह है कि आम लोग क्या करें। सबसे पहले लोगों को अपनी मनी को वाइजली मैनेज करना होगा, अनावश्यक खर्चों से बचना होगा और एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होगा, क्योंकि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के समय वही सबसे ज्यादा मदद करती है। वहीं सरकार के लिए भी ये जरूरी है कि वो मजबूत आर्थिक नीतियां लागू करे ताकि इंडिया इस प्रेशर को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। और अब बात इन्वेस्टर, ऐसे वोलेटाइल मार्केट में एक्सपर्ट्स अक्सर यही सलाह देते हैं कि लमसम इन्वेस्ट करने की बजाय धीरे धीरे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। अगर मार्केट गिरती है तो समय के साथ रिकवर भी करती है, चाहे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर 2020 का कोविड क्रैश। हिस्ट्री ने हमेशा दिखाया है कि मार्केट इवेंचुअली रिबाउंड जरूर करती है। इसलिए पैनिक नहीं बल्कि स्मार्ट प्लानिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।